Good morning, everyone. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. All well? Hmm? All are well. Yes, ma'am. Morning. How was your exams? Huh? Ma'am, nice. Nice. Any question, any problematic one in chemistry? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning so much. So no problem, na? So let's see. So in the last class, we were discussing structure of atom, if you remember. Okay, and Thomson's cake pudding model was over. Structure of atom, cake pudding model was over. And today we will continue with the chapter, the structure of atom, and I will deal with the another important model. Okay, another important model of atom, that is Rutherford's model. Okay, I will deal with another important model, that is Rutherford's model of an atom. Rutherford's model. Okay. What is Rutherford's model? Actually, there was after the Thomson pudding model. Thomson pudding और cake pudding model में क्या था? Thomson pudding model पूरी तरीके से फेल हो गया था. क्यों फेल हो गया था Thomson's pudding model? Because उसने क्या बोला था कि just this particular atom is just like a watermelon. एक watermelon के अंदर जैसे रेड पल्प होते हैं और रेड पल्प के अंदर सीड्स डिस्पर्स होते हैं, वैसे ही एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस का समुद्र रहता है. उस पॉजिटिव चार्जेस के अंदर नेगेटिव चार्जेस के छोटे छोटे लेवल स्प्रेड रहते हैं. लेकिन ये जो मॉडल है ये पूरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि उनके बाद थॉमसन के बाद रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने कुछ डिस्कवरीज की थी और उस डिस्कवरीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? थॉमसन, और इसलिए थॉमसन मॉडल रिजेक्ट हो गया. तो आपको नाउ वी हैव टू सी व्हाट थिंग्स दिस रदरफोर्ड हैज डिस्कवर्ड. रदरफोर्ड ने ऐसा क्या डिस्कवर कर दिया था कि थॉमसन के मॉडल को पूरी तरीके से वो कैंसल आउट कर रहा था. Okay, so let us see what this Rutherford did. Okay, Rutherford ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया कि took a radioactive element, रेडियम. उन्होंने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम. रेडियम क्या है? एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है. ओके, रेडियोएक्टिव एलिमेंट आपको पता ही है जिससे हार्मफुल रेस निकलते हैं, है ना? तो वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया उन्होंने, कहा कौन? रेडियम. इस रेडियम को उन्होंने लेड, लेड नाम के एक एलिमेंट है, ओके, लेड, LEAD, लेड, इसका सिंबल होता है Pb और ये इसका सिंबल है लेड. ओके, लेड का एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर उन्होंने क्या रखा? उन्होंने व्हाट डिड ही हैज केप्ट? अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, दैट इज radium. Now, what happened? This particular radium is emitting rays. What rays? It is emitting rays and which contains alpha particles. Okay, these radioactive elements contains these radioactive elements. What they will emit rays, and these rays will contain particles which will be containing alpha particles. इनमें एक alpha particle, इसमें से जो rays निकलते हैं उनमें कुछ alpha particles भी रहते हैं. Okay, तो alpha particles are there. Now ये क्वेश्चन आता है कि alpha particle क्या होता है? Okay, alpha particles means dipositively. Alpha particles means dipositively charged. Di मतलब दो,
टू डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। जैसे कि अभी मैं लिखती हूँ He2+, हीलियम 2+, तो ये क्या है? इसमें कितना चार्ज है? +2 चार्ज है, तो ये क्या है? एक अल्फा पार्टिकल है। इज इट क्लियर? तो अभी हम वापस आ जाते हैं। उन्होंने क्या किया? एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया। दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डाई पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। और इसका एग्जांपल देख लो आप, क्या है एग्जांपल में? He2+, दैट इज हीलियम 2+। क्यों? क्योंकि इसमें कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। ओके, so this is an example of alpha particles. Now after this alpha particles was emitted, what he did? ये अब ये जो रेडियम से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है, उन्होंने इसको किसके ऊपर पास किया? गोल्ड का फॉइल के ऊपर। ओके, ये किसके ऊपर पास किया? गोल्ड का फॉइल। उन्होंने क्या लिया? ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इसको उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर पास किया। और ये गोल्ड फॉइल जो है वो एक सराउंडेड है किससे? जिंक सल्फाइड का प्लेट से। जिंक सल्फाइड नाम का एक कंपाउंड है, उसके प्लेट से वो एक प्लेट ली है, उसकी जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, और वो प्लेट को इसके आजू बाजू ऐसे घेरा बना के खड़ा कर दिया। अब ये जिंक सल्फाइड का क्यों लिया गया? क्योंकि जिंक सल्फाइड जो है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, मतलब अगर इसमें अगर लाइट टकराएगी तो आपको लाइट दिखाई देगा। ये जिंक सल्फाइड में अगर ये लाइट टकराएगा, अल्फा पार्टिकल टकराएगा, और जो लाइट टकराएगी तो वो लाइट कहाँ टकरा रही है? ये विजिबल होगा किससे? जिंक सल्फाइड, क्योंकि ये मटेरियल कैसा है? फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ठीक है। और दूसरी बात कि इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? Why he took only gold foil? Why he not took silver? Why he not took iron? Why he not took magnesium? There are so many elements in this world. There are so many metals. Then why he took only gold? Because gold is the most malleable metal. कुछ साल पहले सीबीएसई में क्वेश्चन भी आया था। पहले अभी तो 9th का होगा एग्जाम है, ये तो पहले सीबीएसई से क्वेश्चन आते थे 9th के। तो वहां पे यहाँ पे क्या है कि वहां पे पूछा गया था कि why this Rutherford has taken gold only as a part of the experiment? तो रीजन ये है कि he has taken gold foil because gold is the most malleable metal. malleable मतलब जिसको आप पतली से पतली शीट तैयार कर सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? सो Rutherford has taken gold as a experiment because it is the most malleable metal. Is it clear? So let's see again the setup एक बार और फिर से समझ लेते हैं। ये क्या है? लेड का एक ब्लॉक है। इस लेड के ब्लॉक के अंदर क्या है? रेडियम है, जिससे क्या निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। वी आर टेलिंग डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एज अ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स। ओके, और ये जो अल्फा पार्टिकल है किससे टकरा रहे हैं? गोल्ड की फॉइल से टकरा रहे हैं। और ये गोल्ड फॉइल कहाँ रखा हुआ है? एक प्लेट के अंदर सराउंडेड है, जो प्लेट जो कोटेड है किससे? जिंक सल्फाइड से कोटेड है। ओके, एंड व्हाई ही टुक ओनली गोल्ड? बिकॉज़ गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल। ठीक है। अब अब उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? ना, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिला? उन्होंने इसको फिर से फर्दर स्टडी किया। फर्दर स्टडी करने के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन मिला होगा। क्या ऑब्जर्वेशन मिला होगा? तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एज इट इज पास आउट हो जा रहे गोल्ड फॉइल से। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिना कुछ किए एज इट इज स्ट्रेट पास आउट हो जा रहे हैं, इसे गोल्ड फॉइल से। ठीक है। एंड सम अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल बाउंस्ड बैक इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है
वो स्ट्रेट पास आउट हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो टकराए और बाउंस्ड बैक इन द सेम डायरेक्शन, टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में आ गए। ओके, दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन ही got. And some alpha particles after striking they got deflected in small angle. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो टकरा के छोटे छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो गए। इज इट क्लियर? तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला? तीन बेसिक टाइप का हमको ऑब्जर्वेशन मिला। पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज स्ट्रेट पास आउट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर? एंड some alpha particles were striking and deflecting in a large or small angles. कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो टकरा के छोटे छोटे एंगल्स में दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस बेसिस पे उन्होंने क्या निकाला? एटम का स्ट्रक्चर बना। इस जो ऑब्जर्वेशन है इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या बनाया? एटम का स्ट्रक्चर बनाया। अब स्ट्रक्चर क्या बनाया? तो उन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन को देखा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि अल्फा पार्टिकल एज इट इज पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस। ओके, एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस। पहला ऑब्जर्वेशन उन्हें, पहला कंक्लूजन उन्हें क्या निकाला? एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, क्लियर? पहला कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस। फिर उनको सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या मिला? सेकंड ऑब्जर्वेशन उनको ये मिला कि most of the alpha particles were striking and bouncing back in the same direction. Most of the alpha particles were striking the gold foil and bouncing back in the same direction. So what happens because of this? Why? Okay, so the reason he said that the atom consists of the atom consists of some hard mass at the center. ओके, उन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर में कुछ ऐसा मटेरियल है, ऐसा कुछ सब्सटेंस है जिसमें एटम का पूरा मास डिपेंडेंट है और उसमें से आपका जो क्या बोलते हैं लाइट जो है अल्फा पार्टिकल जो है वो पास नहीं हो पा रहा है। ओके, सो उन्होंने व्हाट ही सेड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ some hard mass at the center on which the mass of atom depends. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन मिला? कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं और कुछ बहुत कम, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा रहे हैं और छोटे छोटे एंगल्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और आपको पता है सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। ओके, सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। गौरव, आई विल गिव यू टाइम बेटा, at the last 5 minutes or I will give you. Okay, so similar charges repel each other. Similar charges repel each other. तो इससे क्या हो रहा है? ये क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, since अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है इसलिए जब वो किसी एटम के पास जा रहे हैं उसके अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके अंदर में भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव चार्ज के कारण दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होते जा रहा है। इज इट क्लियर? ओके, व्हाट आई सेड कि उन्होंने क्या बोला कि सिंस अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही वो क्या कर रहे हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर टकरा रहे हैं, गोल्ड फॉइल में एक एलिमेंट ही है, वो भी किससे बना है? एटम से ही बना है। तो उन्होंने क्या बोला, एटम के अंदर जरूर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा जिसके कारण ये जो अल्फा पार्टिकल है उससे टकराएगा तो सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर
क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? सो द थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। एटम्स कंसिस्ट ऑफ some positively charged particles. एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ओके, इज इट क्लियर? एटम कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये तीन उनको बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला। ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये कंक्लूजन का क्या किया, उनको ये कंक्लूजन मिल गया। अब उनको क्या बनाना था, स्ट्रक्चर बनाना था। उन्होंने कंक्लूजन निकाला। अपने हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट चीज करते तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ बातें आती ना, हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। उसके बाद हमने फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन मिला, ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने दिमाग में ये सब कंक्लूजन्स निकाला। अब ये कंक्लूजन्स के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। और स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे बनाया, स्ट्रक्चर उन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। एटम के सेंटर के में क्या है, न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन, अब इस न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पाइरल मैनर में घूम रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और इस न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इन अ स्पाइरल मैनर। लेकिन भाई ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये तो गलत क्यों हो गया? ये इनका कंक्लूजन था, ये इनका स्ट्रक्चर था। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी गलती क्या हो गई, उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल मैनर में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम है भाई? तो ये प्रॉब्लम है कि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो बोलता है कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इज इन द एक्सीलरेशन, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन शो करता है तब वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है। ओके, तो द लॉ सेज दैट व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल इज इन द एक्सीलरेशन द चार्ज पार्टिकल विल लूज एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, if there is an electron is a charged particle। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपल ऐसे न्यूट्रल तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल and it is showing acceleration, and if it is showing acceleration that means it will lose energy, and if it is losing energy what will happen, धीरे धीरे उसका मोशन स्लो हो जाएगा। और अगर मोशन स्लो हो जाएगा तो वो अंदर की ओर चला जाएगा और अंदर की ओर गिरते गिरते कहाँ पे हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का। इज इट क्लियर? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस in a spiral manner just like a planet is revolving around the sun, but electron is not a planet, it is a charged particle, and when the charged particles undergo acceleration they will lose energy, and since it will lose energy its motion will become slow, and when its motion becomes slow, slowly it will fall down in the nucleus and the atom will become unstable. But this doesn't happen. That's why this was a major drawback of what, Rutherford. Okay, is it clear? Now Gaurav, what happened? No, ma'am, doubt clear. Clear? Okay. So रदरफोर्ड मॉडल अब आपको क्यों इम्पोर्टेंट है, रदरफोर्ड मॉडल आपके लिए कोर्स वाइज, एग्जाम वाइज इज इम्पोर्टेंट। ओके, आपके कोर्स में 3 है, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर। ओके, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है रदरफोर्ड और देन बोर। ओके, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन और मॉडल और ड्रॉबैक। ओके, मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले बताया एक्सपेरिमेंट, फिर बताया मैंने ऑब्जर्वेशन, देन बताया कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बेसिस पे स्ट्रक्चर एंड इट्स ड्रॉबैक।
तो याद रखना इस बात को, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है इन दिस रदरफोर्ड मॉडल, एनीबॉडी हैविंग एनी इशू इन दिस रदरफोर्ड मॉडल, प्लीज टेल मी नाउ, रेज योर हैंड, आई कैन सी दैट। Anybody having any issue the Rutherford's model? Anybody having any issue in the Rutherford's model? No? So should I move to the next part? Nobody is having any issue. So okay, I will move to the next Bose model. Anybody having any issue in this Rutherford model, please tell me now. So I am taking it as yes, no issues, then I will move it, okay, because I can't see any hands raised here. Okay. So next is, after Rutherford's model, we are having another model, that is Bose model. We are having another model, that is Bose model of an atom. Okay, Bose model. So Rutherford, what was the problem of the Rutherford? The Rutherford was saying that electron is moving around the nucleus just like a planet in a spiral manner, but it doesn't happen. उसको रेक्टिफाई किसने किया? बोर। बोर ने क्या बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ nucleus, and in this nucleus what is present? Proton and neutron. ठीक था, ओके। उसके बाद ये उनके ये बोस के आने तक ये डिस्कवरी हो चुकी थी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के आजू बाजू देयर आर electrons are moving. Electrons are moving around the nucleus in a fixed stationary path, also called as orbit. ठीक है। बोर ने क्या बोला कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वो स्पाइरल मैनर में नहीं घूम रहे। इलेक्ट्रॉन जो है इस बार वो इसमें घूम रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्टेशनरी पाथ है, अपना एक फिक्स्ड पाथ है न्यूक्लियस के आजू बाजू, और वो उसी पाथ में घूम रहा है। ओके, वो उसी पाथ में घूम रहा है और उस पाथ को नाम दिया गया क्या? ऑर्बिट्स। उस पाथ को क्या नाम दिया गया? ऑर्बिट। ओके, दिस ऑर्बिट्स were named as K, L, M, N and so on. उन्होंने इस ऑर्बिट्स को क्या नाम दे दिया? K, L, M, N ऐसा so on. ओके, अब ये ऑर्बिट का नाम हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ऑर्बिट के बारे में है कि these orbits are having fixed energy. These orbits are having fixed energy. अब हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो उसमें प्रेजेंट है ऑर्बिट में, उसकी भी एनर्जी फिक्स हो गई। ओके, समझ में क्या बोला मैंने क्या बोला? हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। वेट 1 सेकंड।
ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, each orbit is associated with a fixed amount of energy. 1 second, हाँ हाँ मैं क्लास, हाँ मैं क्लास, हाँ ओ, ओ, so this orbit we are named as KLMN. Now these orbits are associated with fixed amount of energy. Orbits are associated with fixed amount of, these orbits are associated with fixed amount of energy. Okay, so these orbits are associated with fixed amount of energy. ये जो आपने क्या बोला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आजू-बाजू इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें घूम रहे हैं, फिक्स्ड स्टेशनरी पाथ में घूम रहे हैं. अब ये जो फिक्स्ड स्टेशनरी पाथ है इनको आप क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट. ये ऑर्बिट्स को नाम दिया गया KLMN. ओके, और ये जो ऑर्बिट्स है दे आर एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. हर एक ऑर्बिट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड है. इससे मतलब क्या निकलता है कि इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी भी एनर्जी क्या हो गई, फिक्स हो गई. उनकी भी एनर्जी क्या हो गई, फिक्स. मतलब सपोज एक इलेक्ट्रॉन अगर k ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, वो अलग रहेगी किससे, l वाले से. और m में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी किससे, l से. और n में जो एनर्जी है, n में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी डिफरेंट रहेगी किससे, m से. तो इस तरीके से एनर्जी जो रहेगी वो किस क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन KLMN शेल्स. ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने कि ऑर्बिट्स जो रहते हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड रहते हैं. इसी कारण से इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी भी एनर्जी क्या हो गई, फिक्स हो गई. यानी कि जो एक सपोज ये चारों ऑर्बिट्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन k में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी और अलग रहेगी किससे, l से. l की भी एनर्जी फिक्स रहेगी और डिफरेंट रहेगी किससे, m से. और n की एनर्जी, m में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एनर्जी फिक्स रहेगी और डिफरेंट होगी किससे, n से. क्लियर है. अब आप बोलोगे क्या मैडम इसकी एनर्जी हम चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं कर सकते. कर सकते, यू कैन चेंज, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. बाहर से अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लेवल पे एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है. ठीक है, क्या बोला मैंने, क्लियर है. KLMN की एनर्जी फिक्स है. k से ज्यादा एनर्जी किसकी है, l की. l से ज्यादा एनर्जी किसकी है, m की. m से ज्यादा एनर्जी है किसकी, n की. समझ में आया. इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ये k से ज्यादा l है, l से ज्यादा m है, m से ज्यादा n है. क्लियर है. दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. am I clear to you, understood? this is the next step. अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब ये भी है कि हर एक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एनर्जी अलग अलग होगी. k में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेम नहीं होगी LMN से. सिर्फ क्लियर. ओके, और अगर आप चाहते हो कि इसकी एनर्जी चेंज करना तो वो हो सकती है. वो कैसे चेंज होगी, अगर आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करो. अगर आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है. इतना क्लियर है. अब इससे रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट है, each orbit can have a maximum of, each orbit can have a maximum of 2n square electron. Each orbit can have maximum of 2n square electron. हर एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, 2n स्क्वायर के ऊपर. ओके, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द 2n स्क्वायर. ओके, रूल 2n स्क्वायर रूल का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी इसको. इतने अभी आपको जो ये इतना बताया मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये जो आपको मैंने बताया अभी बोस का मॉडल में, ये बोस के मॉडल मैंने आपको जो बताया है इसमें अभी कोई पोस्टुलेट में कोई प्रॉब्लम है क्या? टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस पोस्टुलेट, देन ओनली आई विल मूव फर्दर.
If you are having any problem, बेटा tell me now. अगर आपको इस बोस मॉडल के ये 4 पोस्टुलेट में कोई प्रॉब्लम है तो टेल मी, देन ओनली आई विल मूव टू द नेक्स्ट. किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज रेज योर हैंड. रेज योर हैंड. नो इशू. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? भाविक, भूमि, तन्मय, मृदुल, नीति, एनी इशू बेटा? No, ma'am. No, na? Easy. So these are the postulates of Bose model. Okay. So this is the postulate of the Bose model. फिर से मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ. क्या है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के आजू बाजू एक स्टेशनरी पाथ है. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. उस ऑर्बिट को नाम दिया गया KLMN. ओके, और हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है. और ये जो अरेंजमेंट है KLMN वो किसमें है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है. K से ज्यादा एनर्जी आएगी. Ma'am, please explain last point again. Good morning, ma'am. हाँ, what happened? Last point, please. Last point. Each orbit can have maximum of 2n square electron. That I will explain now. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Okay. So अगर आपको एग्जाम में आता है write the postulates of Bose model, तो ये 4 postulate होना चाहिए आपके पेपर में. 1 2 3 4. This 4 postulate should be there in the Bose model. Okay. ये postulate की बात हुई. अब postulate के बाद इसका application, जो हमको कॉन्फ़िगरेशन बनाना उसकी बात कर रहे हैं. अब मैं इसमें आ रही हूँ 2n स्क्वायर वाले. ओके, each orbit can have a maximum of 2n square electron. तो 2n square electron के लिए 2 यहाँ पे n क्या है? पहले आपको बता देती हूँ n क्या है, उसके बाद 2n square मिला है. तो मैंने आपको क्या बताया? ऑर्बिट क्या है? KLMN. ओके, तो KLMN जो K है उसको बोला गया n. n refers to the number of orbit. ओके, नंबर ऑफ, अगर वो K है तो वो पहला ऑर्बिट है, L है तो सेकंड है, M है थर्ड है, N है तो फोर्थ. तो दिस वे. Okay, K refers to the first orbit, L refers to the second orbit, M refers to the third, N refers to the fourth. तो इस तरीके से M की वैल्यू निकल जाएगी. समझ में आया? इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? N की वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. N refers to the number of orbit. पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है. ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट. ओके, इस तरीके से हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब अगर आपको n की वैल्यू पता चलेगी तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे मुझे 2n स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट करना है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K. सो व्हाट इट विल बी? 2 into 1 square. 2 into 1 square it will be equal to how much? 2. Then L में 2 into 2 square कितना हो जाएगा? 8. Then इसमें 2 into 3 square that is 18. And n में क्या हो जाएगा? 2 into 4 square that is क्या हो जाएगा? 16 to the 32. क्लियर है? 2n square इलेक्ट्रॉन समझ में आया? 2n square रूल क्लियर है? n refers to the number of orbit. नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर आपका k है तो फर्स्ट आएगा, l है तो सेकंड, m है तो थर्ड, n है तो फोर्थ. तो इस तरीके से आप उस n की वैल्यू एक बार पता चल गई तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो फार्मूला में. अगर आपको बोल रहा है k में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2 into 1 square 2, सेट l में बोला तो 2 into 2 square 8, m में बोला तो 2 into 3 square that is 18, and n में बोल रहा है तो 2 into 4 square is equal to 32. Okay, clear है? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. this is the Rutherford model and the Bose model. अब ये Rutherford और Bose model दोनों हो गए. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं फिर से पूछ रही हूँ. No, ma'am. Oh, ma'am. No, na? Okay. So let's move to the next one more point of this Bose model. Okay. क्या है एक important point Bose model का? अब आपको
आपको पता चल गया है, अब ये आपको बोर्स मॉडल पता चल गया, हर एक शेल में हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये भी पता चल गया। अब इसका काम क्या है भाई, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, ये काम हमको क्या है, अब आपको कोर्स में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। ओके, कॉन्फ़िगरेशन, हर एक शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं उसके लिए हम देखेंगे। ओके, कैसे करना है, क्या करना है। तो इसके लिए आप याद रखो, इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दो चीज जानना जरूरी है, उसको मैं सुन। ऑक्टेट रूल, ओके, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है भाई, ऑक्टेट रूल सेज दैट any element having 8 electrons in its outermost shell or valence shell will be stable in spite of its capacity. ऑक्टेट रूल क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल, अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब हर एक शेल, अब जैसे मैंने क्या बोला, हर एक शेल की अपनी कैपेसिटी, अभी आपने देखा कि फर्स्ट वाले शेल का 2 है, सेकंड वाले का 8 है, थर्ड वाले का 18 है, फोर्थ वाले का 32 है। तो हर एक शेल में आप इलेक्ट्रॉन भी भरोगे और हर एक शेल का अपना एक कैपेसिटी है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक एलिमेंट के आखिरी, लास्ट शेल, अब आप बोलोगे लास्ट शेल किसमें आता है मैम, तो लास्ट शेल मींस द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स व्हिचएवर शेल, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने भरना शुरू किया 1 2 3, सपोज हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे ही ये जो 8वां इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में जाएगा वो हमारा क्या है, वैलेंस शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है। अगर हमारा लास्ट, जैसे हम 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो जो 16th इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस भी शेल में जाएगा वो हमारा वैलेंस शेल है। समझ में आया, the last electron enters whichever shell or orbit will be called as valence shell. Okay, और ये ऑक्टेट रूल बोलता है कि that any element having 8 electron in its outermost shell or valence shell will be stable in spite of its capacity, यानी चाहे उसकी कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन की हो या फिर 18 इलेक्ट्रॉन की हो, लेकिन अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो स्टेबल है, चाहे उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में लेके आ गया है, यानी कि वो स्टेबल हो गया है। इज इट क्लियर? any element that is having 8 electron in its valence shell will be stable in spite of its capacity. याद रखना इस बात को। Is it clear? Understood? समझ में आया इतना? Octet rule. So any element having 8 electrons in its outermost shell or valence shell will be stable in spite of its capacity, valence shell. ये ऑक्टेट रूल हुआ, ठीक है। ये ऑक्टेट रूल समझ में आया। डुप्लेट रूल, अब आप बोलोगे ये डुप्लेट रूल ऑक्टेट रूल क्या है? अब ऑक्टेट रूल जो है वो बड़े बड़े एलिमेंट के लिए, डुप्लेट रूल जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ओके, बेरिलियम हो गया और बोरॉन हो गया, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो ये जो एलिमेंट, ये जो 5 एलिमेंट है, इनको एक्सेप्शन दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है। अब ये छोटा छोटा बच्चे भाई ये ज्यादा बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए इनका एक्सेप्शन